बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। और आज हम मैनेजमेंट विषय को चर्चा में ले रहे हैं। और मैनेजमेंट भी जैसे कि अभिप्रेरण का चैप्टर हमारा चल रहा था और उस चैप्टर में उसका अर्थ, महत्व और विभिन्न विचारधाराओं को पढ़ने के पश्चात इसके अब दो टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। पहला हेडिंग हमने लिया अभिप्रेरण के साधन एवं तकनीक, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या टूल्स या क्या उपकरण हैं और क्या टेक्निक्स हैं, साधन और तकनीकें। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दो हेडिंग्स में इसको बांटा गया है। फर्स्ट वित्तीय तकनीक, जिसको हम फाइनेंशियल टेक्निक्स कहते हैं, और दूसरा अवित्तीय तकनीक अर्थात नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स कहते हैं। अवित्तीय तकनीक के विभिन्न बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला मैं आपको बता दूं कि वित्तीय तकनीक पे चर्चा कर लें। और वित्तीय तकनीक या फाइनेंशियल टेक्निक्स में हम सिर्फ वित्तीय मामलों को ही लेते हैं कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए। देखो, सबसे अहम बात ये है कि कोई कर्मचारी जो है वो मानव है और मानव की अपनी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसका अपना एक परिवार है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, और उस परिवार और उनकी ज़रूरतों के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है, और वह धन प्राप्ति के लिए ही सर्वप्रथम संस्था में कार्य करने आता है। तो यहाँ प्रबंधकीय हायरार्की को इस बात को देखना होगा कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वेतन और वेतन से जुड़े अनुषंगी लाभ, जिसको हम फ्रेंच बेनिफिट्स बोलते हैं, वो उपलब्ध कराने चाहिए। अर्थात वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया और अन्य जो पीएफ, मेडिकल अलाउंस, ये सब वित्तीय तकनीक में शामिल होते हैं। वित्तीय तकनीक के पश्चात अब अवित्तीय तकनीकों पे भी चर्चा कर लें। और अवित्तीय तकनीक अर्थात जिसमें फाइनेंस नहीं है लेकिन वो भी कर्मचारी को मोटिवेट करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में कार्य करते हुए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि चाहता है। तो उसको प्रेरित करने के लिए अवित्तीय तकनीकों को अपनाना चाहिए। अवित्तीय तकनीकों में सबसे पहली तकनीक सुरक्षा, सेफ्टी। मनुष्य को अपने कार्य के प्रति आर्थिक मामलों में और मनोवैज्ञानिक तरीके से सुरक्षा की आवश्यकता है। अर्थात हर वो प्रयास करना होगा, एफर्ट्स करना होगा, जिससे कि कर्मचारी सुरक्षित महसूस करे उस संस्था में कार्य करते हुए। चाहे उसकी जॉब की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे उसके भविष्य की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे उसकी दुर्घटना की सिक्योरिटी की बात हो, वो सब सुरक्षाएं उसे उपलब्ध करानी होगी, तभी वह मोटिवेट होगा। जिस संस्था में यह नहीं मिलेगी वो मोटिवेट नहीं होगा। उसके पश्चात कार्य परिवर्तन अर्थात जॉब रोटेशन। कर्मचारी एक ही कार्य को करते करते बोरियत महसूस करता है, थकावट महसूस करता है,
नीरसता महसूस करता है। कार्य परिवर्तन के द्वारा उसकी नीरसता और थकावट को दूर किया जा सकता है, अर्थात वह किसी एक कार्य में लगा हुआ था, अब उसे वहाँ से हटाकर किसी दूसरे कार्य में लगा देंगे तो वह अपने को अधिक आनंददायक महसूस कर सकता है, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में बदले हुए कार्य को जब वह करेगा तो वह संतुष्ट महसूस करेगा और मोटिवेट होगा कार्य के प्रति। उसके पश्चात कार्य विस्तार, जॉब एनलार्जमेंट, ये एक नई तकनीक है और इस नई तकनीक को विशिष्टीकरण पर एक सुधार माना गया है। इसमें यह कहा जाता है कि कर्मचारी विशिष्टीकरण के कारण एक ही कार्य को करते करते नीरसता महसूस करता है और उस नीरसता पर सुधार के लिए कार्य विस्तार को अपनाना चाहिए, अर्थात उसका समतल भारण कार्यों का कर देना चाहिए, अर्थात उसके कार्य में वृद्धि तो ना हो लेकिन क्रियाएं अलग अलग हो जाएं, और वो क्रियाएं जब अलग अलग हैं वो एक ही व्यक्ति को दे दी जाएं तो वह अपने उसी वर्किंग आवर्स में उन सभी क्रियाओं को करता हुआ प्लेजर महसूस करेगा, खुशी महसूस करेगा। उसके पश्चात कार्य संवर्धन की बात, अर्थात जॉब एनरिचमेंट, यह कार्य विस्तार पर भी एक सुधार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में एक भावना होती है कि वह कहीं ना कहीं मैनेजरियल अप्रोच रखे, प्रबंधकीय दृष्टिकोण रखे, और कार्य संवर्धन की तकनीक को अपनाकर उसमें एक ऐसी प्रेरणा पैदा की जा सकती है कि वह अपने आप को प्रबंधकीय कर्मचारी महसूस करेगा और अपने कार्यों का लंबवत गहनता स्थापित करके उसे आगे बढ़ाएगा। उसके पश्चात प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक कमजोरी है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके कार्य को सराहा जाए और प्रशंसा के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। अगर व्यक्ति की प्रशंसा की जाए, उसकी पीठ थपथपाई जाए, उसको शाबाशी दी जाए तो वह कार्य के प्रति प्रेरित होता रहता है और यह उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के साथ करते रहना चाहिए। अधिकार प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा भी कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और वह समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की अपेक्षा करता है। जब उसके कार्यों में वृद्धि कर दी जाए और पावर्स बढ़ा दिए जाएं उसके, तो जब पावर्स बढ़ाएंगे तो वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और कार्य करता रहेगा, कार्य में बना रहेगा, विरोध नहीं करेगा। उसके पश्चात प्रतियोगिताएं, कंपटीशन के द्वारा भी कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है। खास करके सेल्स टीम में इस प्रकार की अभिप्रेरण पद्धति को लागू किया जाता है। सेल्समैन्स को कह दिया जाता है कि जो अपने टारगेट को अचीव करेगा उसको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा, उसको यात्रा कराई जाएगी, उसको टिकट फ्री दिए जाएंगे या उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसका इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इन प्रतियोगिताओं के द्वारा भी कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है, जो कि एक अद्वितीय तकनीक है। हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन, संस्थाएं इस बात का प्रयास अब भी कर रही हैं कि अपने कर्मचारियों को हिस्सेदारी देती हैं। तो जब उनको हिस्सेदारी मिलती है तो वो वेतन के साथ अपने को लाभों के रूप में जब प्राप्त करते हैं तो संस्था का मालिक समझते हैं और संस्था का मालिक समझने पर वह और अधिक मन लगाकर कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह कार्य संतुष्टि यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन, इससे मनोबल का भी निर्माण होता है और अगर कर्मचारी को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है तो फिर यह मान के चलना चाहिए कि वह उदासी या परेशानी में ही अपने कार्य को कर रहा है। तो
इस बात का प्रयास प्रबंधकों को करते रहना चाहिए कि जॉब सेटिस्फैक्शन उसको महसूस हो कर्मचारी को, तो वह अधिक प्रेरित होगा कार्य करने के लिए। निष्पादन भावना, ऐसी स्थिति या ऐसा वातावरण बनाया जाए कि कर्मचारियों में एक ऐसी भावना पैदा हो जाए जिससे कि वो अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो इससे भी कर्मचारी अधिक मोटिवेट होता है। उत्तरदायित्व को हम कहते हैं कार्य करने की भावना कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाए। और जब कर्मचारी को उत्तरदायित्व दिए जाते हैं तो अधिकारों में भी वृद्धि होती है, और अधिकार जब बढ़ते हैं तो कर्मचारी अपने को अधिक गौरवान्वित और संतुष्टिपूर्वक महसूस करता है, तो उससे उस संस्था की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि उत्तरदायित्व के द्वारा भी कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है। उसके पश्चात सहयोग, कोऑपरेशन, कर्मचारियों की अनेक अपेक्षाएं हो सकती हैं, आवश्यकताएं हो सकती हैं, और प्रबंधकों को चाहिए कि उनकी उन अपेक्षाओं में आवश्यक सहयोग समय समय पर प्रदान करें, जिससे कि कर्मचारी अधिक संतुष्टि महसूस करते हुए अपने कार्य को करें। तो ये जो बिंदु थे ये अवित्तीय तकनीक के थे। मैंने अपनी तरफ से समझाने की चेष्टा की है। उसके पश्चात नया हेडिंग आता है कि एक अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली या व्यवस्था की आवश्यक तत्व क्या है, अर्थात किसे हम अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली मानेंगे, अर्थात एसेंशियल ऑफ अ साउंड मोटिवेशन सिस्टम। पहली बात व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव, अर्थात जो सभी पहलुओं को कवर करने वाली हो। दूसरी पर्याप्तता, सफिशिएंट हो, कर्मचारी को लगे कि जितना उसने किया है बदले में उसको उतना मिल रहा है। तो उस सिस्टम को अगर मजबूत करना है तो पर्याप्तता को ध्यान में रखना होगा, पर्याप्तता के गुण को शामिल करना होगा। उत्पादक, प्रोडक्टिव, अर्थात मोटिवेशन से प्रोडक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन दोनों आने चाहिए। ऐसे प्रणाली को हम अच्छी प्रणाली मानेंगे, ऐसा गुण उसमें डेवलप करें, पैदा करें। लॉसशील, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट ही फ्लेक्सिबिलिटी पे टिका हुआ है, तो मोटिवेशन क्यों नहीं होगा। परिस्थितियाँ बदलती हैं, चेंजेज आते हैं, और बदली हुई परिस्थितियों में मोटिवेशन की स्कीम को भी बदला जाता है। तो मोटिवेशन की जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए ऐसी अभिप्रेरण प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव कर सके। सरलता, बहुत अच्छी बात कि एक अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली सरल होनी चाहिए, अर्थात उसको आसानी से कोई भी कर्मचारी समझ सके कि ऐसा करने से मुझे ये प्राप्त होगा और वैसा करने से मुझे वो प्राप्त होगा। उसके पश्चात निरंतरता, मोटिवेशन कोई रुकने वाला कार्य नहीं है। तो अगर अभिप्रेरण प्रणाली को आपको अच्छा बनाना है तो निरंतरता को अपनाना पड़ेगा, अर्थात कंटिन्यूसली ये काम चलता रहना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर हो, यानी कि भावुकतापूर्ण अभिप्रेरण प्रणाली ना हो, बल्कि एक साउंड साइंटिफिक सिस्टम पर आधारित हो। प्रतिस्पर्धी, यानी कि जो अन्य व्यावसायिक संस्थाएं हैं उनमें वो मुकाबला कर सके, उसे ही हम अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली मान सकते हैं। मितव्ययी, अर्थात कम खर्चे से भी वो लागू हो जाए। न्यायपूर्ण, अर्थात पक्षपात रहित तो हो, ऐसा नहीं कि किसी एक कर्मचारी को लाभ मिल रहा हो, समान स्तर के दूसरे कर्मचारी को लाभ ना मिल रहा हो, जबकि लक्ष्य और कार्य उसके भी उसी तरह के हैं। तो न्यायपूर्ण
अभिप्रेरण प्रणाली को अपनाना चाहिए। प्रयासों से संबंधित अर्थात जो प्रयास हैं वो कोरिलेट करें इससे लक्ष्य प्राप्ति में। प्रमापों पर आधारित अर्थात स्टैंडर्ड फिक्स होने चाहिए। निश्चित सिद्धांतों पर आधारित अभिप्रेरण का जो सिस्टम है वो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। निश्चित सिद्धांतों को अपनाकर ही उस अभिप्रेरण प्रणाली को अपनाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अभिप्रेरण प्रणाली को अच्छा बनाना है तो इन गुणों पर विचार करके उनको समेकित करते हुए या समाहित करते हुए अभिप्रेरण प्रणाली को लागू किया जाए। तो आज इस वीडियो में 2 टॉपिक हमने कवर किए, अभिप्रेरण के साधन एवं तकनीक तथा एक अच्छी अभिप्रेरण प्रणाली की आवश्यकता। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वीडियो को बार बार सुनें और इसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।